नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैथ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें मिसलेनियस कई चैप्टर से होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे ये है क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सच दैट एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सच दैट एफ ए इंटू एफ बी, यहाँ पे आपको गिवन है एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, ये आपको गिवन है। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें से एफ ए और एफ बी में से एनी वन, ठीक है, एनी वन जो है कोई भी एफ ए और एफ बी ये निगेटिव होगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर इन दोनों में से दोनों निगेटिव हो गया तब पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव नंबर क्या होता है? जीरो से बड़ा होता है। दूसरा कि अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तब भी ये जीरो से बड़ा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि दोनों में से कोई न कोई एफ ए या एफ बी, दोनों में से कोई न कोई क्या होना चाहिए? जीरो निगेटिव होना चाहिए। और अगर दोनों में से कोई न कोई निगेटिव हो गया तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि ये वाला केस बन जाएगा। ठीक, अब आगे ये आपसे ये बोला है कि देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो लीस्ट नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, जो कि ए और बी के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, लीस्ट नंबर बोला है, सबसे कम चांसेस किसके होंगे, तो निकालते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आप एक काम करो, कोई एक पॉलिनोमियल मान लो। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लो, कोई भी। ठीक है, जब एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, हमको एफ एक्स के बारे में नहीं पता है, तो कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मानो, क्योंकि प्लस नहीं मान सकते। प्लस क्यों नहीं मान सकते हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस क्यों नहीं मान सकते। अभी हम क्या करते हैं, -3 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3। ठीक, ये क्लियर हुआ? एक्स स्क्वायर -3 एक पॉलिनोमियल हमने मान लिया कि लेट एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको देखो ध्यान क्या रखना है ऐसे केस में, हम जो भी ए और बी की वैल्यू लेंगे, जो भी ए और बी की वैल्यू लेंगे उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। तो मान लो हम f2 फाइंड आउट करते हैं। f2 की वैल्यू क्या होगी? 2 का स्क्वायर -3, इट मीन्स 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 क्या होता है? 1 होता है। ये क्लियर हुआ? 4 - 3 = 1। 1 एक पॉजिटिव है, मतलब f2 इज ग्रेटर देन, यहां से हम कह सकते हैं कि f2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि f1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3, 1 का स्क्वायर 3 मतलब -2, और -2 की वैल्यू क्या होगी? तो f1 इज लेस देन 0। और जब मैं f2 और f1 को मल्टीप्लाई करूंगा, f2 और f1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, जब मैं f1 और f2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब ये केस मिल जाएगा। तो ये सुटेबल केस है और कोई केस नहीं हो सकता। ठीक, अब आप ये बताओ कि जो जीरोज हैं, इससे इस केस में जो जीरोज हैं वो क्या हो सकता है। तो आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर -3 को 0 के बराबर कर दो। ठीक है, फॉर f0, ठीक है, मतलब जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कह सकते हैं फॉर 0 फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर -3 = 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर = 3, इट मीन्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-√3। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-√3 हो जाएगी। यहाँ समझ में आया? +-√3। तो आप ये बताओ कि √3 जो है, √3 जो हमने पहला वैल्यू लिया, पहला वैल्यू क्या था? पहला जीरोस 2 था,
मतलब a की वैल्यू 2 था, b की वैल्यू 1 था, 1 और 2 के बीच में क्या √3 आता है, प्लस में √3 बिल्कुल 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है। और दूसरा मैं कह सकता हूँ -1 और 1 और -2 लेंगे तब भी क्या होगा, √3 एक ही, मतलब चाहे जो, अगर मैं -1 -2 लेता हूँ तब भी आपको -√3 मिल जाएगा, ठीक है, -1 और -2 के बीच में। और जब मैं +1 और +2 लेता हूं तो एक ही वैल्यू आती है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अदर किसी भी एक पॉलिनोमियल मान के, कोई भी पॉलिनोमियल मान के आप चेक कर सकते हो। हर केस में एक ही चीज मिलेगा आपको, एक सिंगल वैल्यू आपको मिलती हुई दिखेगी, एक सिंगल वैल्यू, फिक्स एक वैल्यू होगी जो कि a और b के बीच में होगी। तो a और b, a क्या था यहाँ पे 1, b क्या था यहाँ पे 2 था, a और b के बीच में √3 आपको दिख रहा है। 1 और 2 के बीच में ही √3 होता है, √3 की वैल्यू लगभग 1.73 के आसपास होती है, ठीक। तो एक ही वैल्यू ऐसा दिखेगा जो कि जिसमें जीरोस पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एटलीस्ट पूछा है, एटलीस्ट यहाँ पे 1 हो सकता है इस केस में, क्लियर हुआ 1। चलिए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। नेक्स्ट है, एक वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एम्प्टीड थ्रू 2 ओपनिंग, वन स्मॉल एंड अदर इज लार्ज। 2 ओपनिंग है, पहला है स्मॉल, दूसरा है लार्ज। तो वाटर फ्लो आउट थ्रू द स्मॉलर ओपनिंग एट द रेट ऑफ u मीटर क्यूब पर आवर, u मीटर क्यूब पर आवर, इस हिसाब से फ्लो करता है पहले से, एंड थ्रो द लार्जर वन एट द रेट ऑफ v मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब होना चाहिए, v मीटर क्यूब पर आवर, ठीक। इवन दैट गिवन दैट 3u + 2v = 70, एक इक्वेशन दिया आपको 3u + 2v = 70, एंड दैट द वेसल गेट फुली एम्प्टीड इन 1 आवर, 1 आवर 1 घंटे के अंदर, एंड दैट द वेसल गेट फुली एम्प्टीड 1 आवर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इसमें से v की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक। v की वैल्यू क्या होने वाली है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पहले तो ये समझना होगा किस पार्ट से है, मतलब मैथमेटिक्स के किस चैप्टर से है ये। तो आप कुछ लोग कहोगे कि ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, कुछ लोग तो ये कहोगे, लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है ही नहीं ये। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये सिंपली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, इसमें इतना ही करना है आपको। तो देखिए एक वेसल है जो कि 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर है, और ये एम्प्टी हो जाता है 2 ओपनिंग, 1 एक स्मॉल और अदर जो है लार्ज, ये दोनों जब ओपन करते हो तो ये एम्प्टी हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है, ठीक है। तो ये बोला गया फ्लो ऑफ थ्रो द स्मॉलर ओपनिंग एट द रेट ऑफ u मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, u मीटर क्यूब पर आवर के फ्लो कर रहा है ये u, और ये v मीटर क्यूब पर आवर, और ये दोनों मिला के 30 मीटर क्यूब का जो है इसको खाली कर देते हैं, मतलब 30 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है ये दोनों मिल के खाली कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट द वेसल गेट फुली एम्प्टीड इन 1 आवर, देखो 1 घंटे के अंदर पूरा खाली हो जा रहा है, तो 1 घंटे की बात हो रही, 1 घंटे ये चला गया, 1 घंटे ये चला गया, और दोनों मिलके 30 मीटर पर क्यूब का जो वॉल्यूम है, ठीक है, u जो है कुछ u वॉल्यूम निकलता है पहले से, दूसरे से v वॉल्यूम निकलता है, और ये दोनों मिलके, मतलब पर आवर की बात हो रही है, 1-1 घंटे दोनों चलाए जाते हैं, और दोनों मिलके 30 मीटर पर क्यूब जो है खाली कर देते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे एक चीज़ और दिया, 3u + 2v = 17, ठीक है, 17 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। एक काम करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है मान लो और ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 2u + 2v = 60, ये मिल गया आपको। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा u, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कितना 10, u = 10 आपको मिल गया, ठीक है, u की वैल्यू जो है वो 10 है। तो v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो क्योंकि u + v = क्या है 30 है, तो u की वैल्यू अगर 10 है, 10 + v = 30, इट मीन्स v = 30, अरे 30 डिग्री कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 30, ठीक है, v = 30 - 10,
इट मीन्स 20 मीटर क्यूब पर आवर, जो v की वैल्यू है वो 20 मीटर क्यूब पर आवर है। ठीक, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रॉब्लम ये था कि इसको आइडेंटिफाई कर पाना कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक, बेवकूफ़ बनाया बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक, सॉल्व करते हैं। आपको इसमें जेड की वैल्यू बतानी है, मतलब सॉल्व करना है इसको, तो जेड की वैल्यू बतानी है। तो देखो जेड की वैल्यू कैसे आएगा, बहुत इजी है ये। जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 26 इक्वल टू 0। ठीक, एक काम करिए आप जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z, इसको 26 को इस साइड ले जाइए। ठीक है, तो 26 प्लस में हो जाएगा। आप इक्वेशन के दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 आपने ऐड कर दिया, इस साइड में भी 1 ऐड कर दिया, 26 प्लस 1। तो ये जो आपको मिल रहा है ना, ये जो मिल रहा है ये एक्चुअली z प्लस 1 का होल क्यूब है। क्या है, z प्लस 1 का होल क्यूब है, और इस साइड में 27 आपको मिल रहा है। तो क्यूब रूट लोगे आप, z प्लस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्यूब रूट, दोनों साइड का क्यूब रूट लेते हो तो z प्लस 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इट मीन्स z की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू आपको मिल रही है 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा आपको देखना था कि ये z प्लस 1 का होल क्यूब बनाना था आपको। पहले आपको बनाना पड़ेगा, खुद से 1 को ऐड करके बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, जो बन रहा है उसको बना दो 1 ऐड करके, क्या दिक्कत है आपको। यहाँ पे फ्रीडम है ना, दोनों साइड में 1 ऐड कर सकते हो या कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो दोनों साइड में। बट कंडीशन यही है कि जो भी ऐड करो लेफ्ट हैंड साइड में वही ऐड करो राइट हैंड साइड में। जो मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एनी वन ऑफ द नंबर, देखो एनी वन ऑफ द नंबर a प्लस 2 a प्लस 4 इज ए मल्टीपल ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो इसमें से कोई एक नंबर जो है, कोई एक नंबर, ये नंबर है मान लो, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकती है वैल्यू जो a है, इनमें से कोई एक नंबर जो है इनमें से किससे मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है। ठीक है, देखिए सवाल ये उठता है कि आपको जब मल्टीपल देखना है ना, तो आपको हर किसी एक ही सारे वैल्यू के लिए, एक के सभी वैल्यू के लिए, एक ही सभी वैल्यू जितनी भी वैल्यू हो सकती है सभी वैल्यू के लिए यहाँ पे मल्टीपल आपको मिलना चाहिए। 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल या 7 की मल्टीपल। जैसे एग्जांपल के लिए आपने पुट कर दिया कि a की वैल्यू क्या है, 1 है। आपने पुट किया कि a की वैल्यू 1 है। जब 1 पुट करते हो तो यहाँ पे 1 मिल जाता है, और a प्लस 1 प्लस 2 3 मिल जाता है, और 1 प्लस 4 5 मिल जाता है। तो देखो a की एक वैल्यू के लिए ध्यान देना, जो भी मल्टीपल होगा यहाँ पे, जिसका भी ये मल्टीपल होगा वो सभी नंबर के लिए होना चाहिए। ठीक है, सभी नंबर मतलब a के सभी वैल्यू के लिए होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है a के सभी वैल्यू के लिए इस केस में है? देखिए आप पहले तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 तो नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 1 रखने पे, a की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे 7 कहीं नहीं आ रहा है, 7 का मल्टीपल कहीं नहीं है। तो 7 वाला जो ऑप्शन है पहले ही खत्म हो गया। क्या 2 आ रहा है कहीं पे? 2 भी नहीं आ रहा है, तो 2 वाला अभी ऑप्शन खत्म हो गया। बचा 3 और 5 का, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 1, कोई ना कोई इसमें से तीनों में से कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल बिल्कुल है और 5 का मल्टीपल भी है। तो जब आप a की वैल्यू 1 रखते हो तो 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी बच गए हैं। तो एक काम करो, पुट कर दो a की वैल्यू कुछ और, a की वैल्यू 2 पुट कर दो। जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, और 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। इट मीन्स आपको क्या क्या मिल गया, 2 4 और 6। जब आप 2 4 6 जब आ रहा है तो आप कहोगे कि 2 का तो है, यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, सभी है 2 के मल्टीपल। लेकिन क्या हर केस में है? क्या पहले केस में ऐसा था? नहीं था। पहले केस में नहीं था, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये फॉलो करेगा? ठीक है, जो भी
जिसका भी मल्टीपल ये होगा ना, किसी कोई ना कोई एक भी अगर है मल्टीपल, तो सारे केस में होना चाहिए ना, एक ही सारी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, अगर किसी एक कंडीशन में सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये थोड़ी है सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू आपको, जो भी वैल्यू रखते हो, हर किसी के लिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर आपका सही होगा। क्या यहाँ पे 5 सही होगा? नहीं, 5 भी नहीं सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में तो 5 का मल्टीपल तो है, इस केस में 5 का मल्टीपल कोई नहीं है, तीनों में से कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 नहीं होगा। बचा क्या? 3। और 3 का सही होना 3 की मजबूरी है। क्यों 3 की मजबूरी है? भाई 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा है ना। अगर एक ही ऑप्शन बचा है तो उसका सही होना तो उसकी मजबूरी है ना। तो देखिए, वैसे भी आप देख लो 3 का मल्टीपल है ये। आप कुछ भी और पुट करके देख लो, पुट a इक्वल टू 3, भाई 3 पुट करोगे तो आपको मिल ही जाएगा 3 5 6। ठीक है, 3 5 7। ठीक है, 3 5 7, तो आपको मिल ही जा रहा है। तो यहाँ भी एक मिल गया। आप कुछ भी पुट कर दो भाई, पुट a इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा 4 4 + 2 6, 4 + 4 8, तो यहाँ भी 6 मिल गया। तो हर केस में देखो, चाहे जो 1 2 3 चाहे जो वैल्यू रख दो, आप कुछ भी वैल्यू रख दो, इंटीजर रखना चाहिए, कुछ भी वैल्यू रख दो, हर केस में यहाँ पे 3 एज ए मल्टीपल, आपको 3 का मल्टीपल इनमें से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 5 मिल गया एक रखने से इसका मतलब 5 भी हो गया, 2 मिल गया इसमें सब देखो 2 तो सबके मल्टीपल है, इसका मतलब 2 डेफिनेटली होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी होगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हर केस के लिए सही होना चाहिए, एक ही एवरी वैल्यू के लिए सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्या एरर है? कि यहाँ पे देना चाहिए था ए इज इंटीजर, ए शुड बी इंटीजर देना चाहिए था, नहीं तो ए तो कुछ भी हो सकता है। अगर ए कुछ भी हो सकता है तो ऐसा तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए शुड बी इंटीजर और होल नंबर जो भी है, इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, या नेचुरल नंबर मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा माइनर मिस्टेक है, क्वेश्चन में दिया नहीं था, यही मान के चलते हैं अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6। इसके लिए कुछ नहीं करना, आप देखो 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर क्या है? 5। ठीक है, 3 से बड़ा एक प्राइम नंबर हम लेते हैं, एक ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि सबके लिए चेक करो। 3 से बड़ा प्राइम नंबर है 5, और जब 5 का स्क्वायर करोगे और उसको 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? या आप 7 का स्क्वायर लेके 6 से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर क्या आता है? या 11 का स्क्वायर करके 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? तो देखो, हर केस में सेम आना चाहिए, क्योंकि 3 से बड़ा प्राइम नंबर यही सब होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलने वाला है 1, क्योंकि 6 4 जा होता है 24। ठीक है, 1 मिल जाएगा आपको रिमाइंडर। इस केस में देखो 49/6, 49/6, और रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है? देखो 6 8 जा होता है 48, और 1 रिमाइंडर इस केस में भी मिल रहा है। इस केस में देखो 121/6 आर, तो देखो 26 जा होता है 120, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, उसका जब स्क्वायर ऑफ करते हो, 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है, उसका जब स्क्वायर ऑफ करते हो तो उसके स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करोगे, हर केस में रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है? समस्या कहाँ से होगा? नहीं होना चाहिए। देखो, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है कि 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एपी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है शायद। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर, एक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें एक चीज दिया है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, ये रूट्स जो हैं यहाँ पे दिया है आर इक्वल, देन आपको कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है सही होने वाला है।
ठीक, ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखो इक्वल अगर रूट्स है तो हम कह सकते हैं डी जो है इज इक्वल टू 0, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर रूट्स इक्वल हैं तो। ठीक, समझ में आया? रूट्स इक्वल हैं तो ऐसा होगा। क्या आप और भी कुछ कर सकते हो? रूट्स अगर इक्वल हैं तो कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट्स इक्वल है तो हम दोनों को अल्फा मान सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस मतलब अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू, ठीक, ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हो जाता है तो इसको क्यों करें। ठीक, वैसे ये वाला जो तरीका है, मतलब d इक्वल टू 0, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक, ट्राई तो कर सकते हैं, आए या ना आए, आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा ये है ही ना, डी की वैल्यू आप रख के कर ही सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट्स इक्वल मानते हैं, दोनों का रूट्स मान लेते हैं अल्फा है। तो अगर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा, नहीं अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा 2b, क्या होगा भाई, देखिए 2b a प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू, ठीक है, 2b a प्लस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब अल्फा की वैल्यू ये होगी। दूसरे केस में हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर, क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे सेम रूट से, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इस केस में एक काम करो, जो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाले हो ना वही रख दो, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, देखते हैं आ जाता है। ठीक है, वैसे इससे अच्छा तो वही था, इससे अच्छा तो आसान था ना वही वाला। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो बी स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, बी पावर 4 आता है, और 2ab³ आ जाएगा। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी पावर 4, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखो कटता क्या है, यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, बी पावर 4 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और सब नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab³। ठीक है, 2ab³। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है आपको। ठीक, तो देखो सी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab³। ठीक, तो सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये काफ़ी मुश्किल मेथड था, मतलब मैं देखो ये आप बस ट्राई कर रहा था कि भाई सही होगा कि नहीं, इससे आप एक डिफरेंट मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो सकता है इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो कुछ न कुछ आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली आप जो मेथड जानते हो वैसे ही करो। ठीक है, ये बस ट्राई कर रहा था। ठीक है, ट्राई करना जरूरी है। आप देखो दूसरा मेथड ये है, सीधा सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 अगर है तो सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा वाला लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू है 2b a प्लस बी, और इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0, यही होना चाहिए। ठीक,
यही होना चाहिए ना, समझ में आपको। जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4b² और a² प्लस b² प्लस 2ab और -4 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² b² a² c² b पावर 4 b² c² इक्वल टू 0। यहाँ से 4 दोनों साइड हो जाएगा, 4 दोनों साइड, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, b² a² प्लस b पावर 4 प्लस 2ab³ -4 कॉमन हो जाएगा, a² b² प्लस a² c² प्लस b पावर 4 प्लस b² c² इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है सब, ठीक है, शायद हमने पहुंच गए थे हम लोग। ये देखो कट रहा है कहीं, हाँ बिल्कुल कट रहा है, b पावर 4 भी कट रहा है, बिल्कुल ये भी कट रहा है। तो यहाँ से ना फिर से वही आ रहा है यार, ठीक है, फिर से वही आ रहा है, वो उस साइड ले जाओ तो a², ठीक है, a² प्लस b² कॉमन हो जाएगा, c² इक्वल टू 2ab³ 2ab³ आ जाएगा। ठीक, समझ में आपको। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में ही मिस्टेक थोड़ा सा है, ठीक है, क्या मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे ना a प्लस सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a प्लस सी, जो यहाँ पे b लिखा हुआ है उसकी जगह पे c होगा, इसीलिए देखो दोनों तरीके से आना चाहिए था, दोनों तरीके से नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अभी मैं क्वेश्चन को देखा इसको, तो क्वेश्चन में a प्लस बी नहीं है, a प्लस सी है। क्वेश्चन इसी तरह से होगा, मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, देखिए डायरेक्टली a प्लस सी होना चाहिए ना, यहाँ पे a प्लस सी, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2b a प्लस सी है, ठीक है, a प्लस सी है, और माइनस में हो b, माइनस में इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे -4, a की वैल्यू है यहाँ पे a² प्लस b² और c की वैल्यू है b² प्लस c² इक्वल टू 0। ये है, देखो तुरंत आ जाता है ये इससे, 4b² a² प्लस c² प्लस 2ac माइनस, ठीक है, -4 में a² b² a² c² b पावर 4 b² c² इक्वल टू 0। ठीक है, जब 4 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, उधर साइड, उस साइड चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b² a² प्लस b² c² प्लस 2ac² आ जाएगा, -4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a² b² माइनस a² c² माइनस b पावर 4 माइनस b² c² इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कट रहा है, b² c² b² c² से, a² b² से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें कट रही है, a² b मतलब लगभग चीज़ें कट रही है यहाँ पे, ठीक है, सब कट रहा है ना, सही है सब कुछ। ठीक, अब आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे देखो b पावर 4 इस साइड में जाएगा, b पावर 4 माइनस a² c² और ये प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड में जाएगा तो 2ac b² हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू 0 है। तो आप इसको लिख सकते हो b² का होल स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर माइनस 2, देखो b² इंटू ac इक्वल टू 0। तो ये कुल मिला के क्या बन रहा है कि b² माइनस ac का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इससे मिल जाएगा हमको b² इक्वल टू ac। देखो क्वेश्चन बहुत इजीली आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, जब क्वेश्चन ही गलत था, क्या किया जाए भाई, क्वेश्चन गलत हो गया था भाई, मिस्टेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफ a एंड b आर द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b जो है रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं। देखो a प्लस b
सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस ए बाई वन। ठीक, यहां से आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 0, एक कंडीशन। दूसरा ये है कि अगर a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो b के बराबर है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा b से कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी 1। a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पुट कर दो आप, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। आपको क्या फाइंड आउट करना था, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, अच्छा a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस ए है ना, माइनस ए, और a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन पिछला भी आसान था, बस वैल्यू गलत थी, और वैल्यू गलत होने से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट पॉजेज रियल रूट्स। अगर इस इक्वेशन में कोई रियल रूट्स नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रियल रूट नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। अगर रियल रूट्स नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, रियल रूट्स नहीं होने का मतलब ये है कि d इज लेस देन 0, डज नॉट पॉसेज रियल रूट, तो d इज लेस देन 0। अगर रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब यही है कि d जो है 0 से लेस होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो b स्क्वायर की वैल्यू मतलब b स्क्वायर ही होगी, -4a1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो b स्क्वायर -4 इज लेस देन 0, यही होगा। ठीक है, b स्क्वायर -4 इज लेस देन 0, यही होगा। अब आप देखो यहाँ पे ना क्या वैल्यू रखें, b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो ध्यान देना b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे। ठीक, ये क्लियर हो रहा है ना सबको, 4ac। तो अगर हम b की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे 0 से छोटा हो, b की वैल्यू कुछ भी रखें, या हम ऐसे रख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इज लेस देन 4। ठीक है, b स्क्वायर इज लेस देन 4। ओके, तो क्या रखेंगे हम, जो b की वैल्यू ऐसी क्या रख सकते हैं कि जहाँ पे लेस देन 4 आ जाए। क्या यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से छोटा 2 भी होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा। -2 से नीचे -3 भी होता है, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, 2 से बड़ा आप कुछ भी रख दो यार, 2 के बराबर, देखो 2 से बड़ा आप 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 भी इससे बड़ा होता है, न कि इससे छोटा होता है। ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये की ऑप्शन बचा है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो भी है, ऑप्शन नंबर बी है। और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, देखिए अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखते हो, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, b की वैल्यू -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी रखते हो यहाँ पे, हर केस में क्या होगा, 4 से छोटा ही होगा b की वैल्यू, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है कि b की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। ठीक है, एक रेंज में होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इफ एसएन denotes the sum of n term of AP with first term a and common difference d such that sx divided by skx is independent of x। independent of x का मतलब होता है कि x जो है, x की कोई मतलब x का जो वैल्यू है, इसका कोई x का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ठीक है, x जो है मतलब जो x की जो इसकी वैल्यू है ना, वो x पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो a प्लस देखो n/2 x/2 ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए जो sx का फॉर्मूला है वो क्या होगा, x/2
2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई के एक्स बाई 2a प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये होगा। यहाँ से एक चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई के बच जाएगा, केवल 1 बाई के। ठीक है, अब आप ये बताओ कि d की वैल्यू हम क्या रखें, d की वैल्यू क्या रखें जिससे कि x पे डिपेंड ना करे वैल्यू। तो d की वैल्यू ना एक काम करते हैं, 2a रखेंगे तो इससे कॉमन हो सकता है, 2a यहाँ भी 2a यहाँ पे कॉमन होके एक बार देखते हैं क्या होता है। आप d की वैल्यू ना 2a रखने की कोशिश करो, तो पुट कर दो ना ऑप्शन बी, पुट d इक्वल टू 2a। देखो 2a क्यों रख सक रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो हो सकता है कि 2a से सही ना हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेकिंग करेंगे, हो सकता है कि 2a सही ना हो, लेकिन 2a चेक करना आसान है क्योंकि 2a यहाँ रखोगे तो कॉमन हो जाएगा। तो अगर 2a रखते हैं 2a कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 2a कॉमन होगा, 1 प्लस के एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 1 से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, 2a से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई के इंटू 1 बाई के, और देखिए x बाई के एक्स, देखो x कैंसिल आउट हो गया तो 1 बाई के स्क्वायर आ जाएगा। 1 बाई के स्क्वायर अगर वैल्यू आ रही है, यहाँ पे x का कोई मतलब नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये 2d इक्वल टू 2a पे ये इंडिपेंडेंट होगा x से। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा x से d इक्वल टू 2a पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसको देखते हैं। इफ एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये 10th क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिख के भेजिए। ठीक है, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये भी है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके आपको क्या करना है, आपको इसका सॉल्यूशंस करके इसका ऑप्शन या आंसर सहित आपको ऑप्शन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ठीक है, तभी लगेगा ना आप भी सॉल्व कर रहे हो। कोशिश करो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जो हमने 4 क्वेश्चन आपको HW दिया हूँ होमवर्क, क्योंकि आप घर में रहते हो ना। ठीक है, अगर आप कहीं और रहते हो जंगल वंगल में तो उसको FW मान सकते हो। सही है ना। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड ये देखो, प्यारा सा आपको थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और एक चीज़ ज़रूर आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्या, लाइक करना वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।